डियर नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनियन स्टेट रिलेशन। और यूनियन स्टेट रिलेशन है क्या? देखो, यूनियन यानी सेंटर, स्टेट यानी कि 28 राज्य है। इन दोनों के बीच में कई बार क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। लाइक सपोज करो कि हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट के अंदर बन रहे हैं, तो वो किसके लिए बन रहे हैं? बन रहा है पार्लियामेंट में, सेंटर लेवल पे। बन किसके लिए है? स्टेट के लिए। बजट जो बन रहा है, आ रहा है वो सेंटर का, लेकिन वो बजट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो होगा स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये तो एक मेन चीज होगी। इसी तरीके से अगर कहीं पे सपोज करो इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी लगी कहाँ? स्टेट में लगेगी ना। अब कई बार इन चीजों को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में मतभेद हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो ये सेंटर की जिम्मेदारी है कि इन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करे। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगी। सबसे पहले है, हम भारत के अंदर एक फेडरल सिस्टम लेते हैं, जहां पे सेंटर और स्टेट के रिलेशन को ही फेडरल सिस्टम बोला जाता है। हम कह रहे हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिलेशन, आर्टिकल नंबर 244 से लेकर 245, पार्ट नंबर आ जाएगा 11, जो बात करता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की। क्लियर? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट जो आता है वो आते हैं कमीशन। 3 कमीशन आएंगे। पहला कमीशन जो आएगा वो आएगा सरकारी आयोग, दूसरा कमीशन जो आएगा वो आएगा राजमन्नार आयोग, और तीसरा कमीशन आएगा पंछी आयोग। आपसे पूछा जाता है कि आयोग किससे रिलेटेड है, तो आप किससे बताओगे? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से। कौन कौन से बता दिए मैंने? राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग और पंछी आयोग। समझ में आया? पंछी या पंछी आयोग आपका क्या है? ये आपके 3 आयोग है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आखिर सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन को कौन डिफाइन करेगा? जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं, देखो ऐसे मान के चलो हमारा घर होता है, घर के अंदर मम्मी के काम अलग है, पापा के काम अलग है। कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों मिलके काम करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि दादाजी को दे दिए कि भाई कुछ भी ऐसे डिसीजन लेने हैं परिवार के लिए, जो दादाजी ले रहे हैं। इसी तरीके से सेंटर के रिलेशनशिप होते हैं। सेंटर के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो सेंटर के कुछ काम जो होंगे सीधे सेंटर के हाथ में, जैसे डिफेंस का काम हो गया, आईटी का काम हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो गया, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड काम हो गया, है ना। ये मेन जो काम हो गए वो किसके पास होते हैं? सेंटर के पास होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल स्टेट के हैं, जैसे कि जमीन से रिलेटेड जो भी टैक्स इकट्ठा करना है वो स्टेट का है, जमीन जो आती है वो स्टेट में आती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों मिलके करते हैं। तो जो काम सिर्फ सेंटर कर रहे हैं उसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर आएंगे जो काम किसको करने हैं, वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जिस पर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगी? सेंटर। वो काम जिस पर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगी? स्टेट बनाएगी, उसे कहेंगे हम स्टेट लिस्ट। और तीसरा हो जाएगा वो सारे के सारे काम जो दोनों मिलके करेंगे, उसे कहेंगे हम कॉन्करेंट लिस्ट। समझ में आ गया? क्लियरिटी है? तीनों समझ में आ गया? क्या बताया मैंने? सेंट्रल लिस्ट बताया, स्टेट लिस्ट बताया एंड कॉन्करेंट लिस्ट बताया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाते हैं कि कितने कितने सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। बेटा इनिशियली जो सेंटर स्टेट पे आपके सब्जेक्ट थे यूनियन में, अगर मैं यूनियन की बात करूं तो प्रीवियसली यूनियन के अंदर 97 सब्जेक्ट थे, करंट में इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए। स्टेट लिस्ट की बात करूंगी तो यहाँ पर कम हुए 66 सब्जेक्ट थे, जिससे 61 कर दिए गए। और लास्ट आ जाएगा जो आपकी कॉन्करेंट, जब दोनों मिलके बनाते हैं, है ना, तो इसके अंदर आपके 47 सब्जेक्ट थे, इससे बढ़ाकर बढ़ा दिए हैं 52। तो ये आपको याद होने चाहिए प्रीवियस कितने थे और अब कितने सब्जेक्ट इसके अंदर है। इसके अलावा रेसिडुअल सब्जेक्ट बच जाते हैं, जिसपे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? रेसिडुअल किसके पास है? जो बचे वो किसकी, इनसे भी अलावा जो कुछ बच गए तो किसके पास जाएंगे? पार्लियामेंट के पास जाएंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे 7th शेड्यूल इनमरेटेड इन द 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246, ये कहाँ दी हुई है? सारी लिस्ट कहाँ दी हुई है? तीनों ये लिस्ट दे दी आपकी सेंटर की, यानी यूनियन की, स्टेट की और कॉन्करेंट लिस्ट दे दी है। ये सब आर्टिकल शेड्यूल किसके अंदर है? 7th के अंदर है, लिस्ट दी हुई है। शेड्यूल 7 किसके बारे में बात करता है? लिस्ट के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर आ जाएगा 246 के अंदर। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि ऐसे मेंशन जो कि यहाँ पर यूनियन लिस्ट के अंदर है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है? डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सारे के सारे सब्जेक्ट किसके हैं? ये यूनियन के सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा कितने हैं? सारे आपके 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? जैसे हेल्थ हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब आ जाएंगे आपके किसके हाथ में? आ जाएंगे ये स्टेट के। पार्लियामेंट और स्टेट जब मिलके दोनों बनाते हैं तो ये सब कहां पर होते हैं? कॉन्करेंट में होते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे जिसके अंदर आ जाएगा मैरिज आएगा, डाइवोर्स आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, तो वो कहां पर आ जाएगा? सारा आपका फॉरेस्ट आ जाएगा या क्रिमिनल लॉ आ जाएंगे, ये सारे के सारे कहां जाएंगे? आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। क्लियर जी? कहां पर आएगा ये?
क्वेश्चन पूछा जाता है लिस्ट कहां पर आएंगी, तो कौन सी लिस्ट, जो लिस्ट आती है आपकी वो कौन सी आएंगी, वो आएंगी शेड्यूल नंबर 7 में, ये याद रखना। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, क्लियर है। उसके बाद आ जाएगा रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर किसके हाथ में होगी, यूनियन गवर्नमेंट के। रेसिडुअल पावर किसके हाथ में होगी, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में ये रेसिडुअल पावर रह जाती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, टॉपिक आ जाएगा व्हाट डू मीन बाय द लोक अदालत। बेटा लोक अदालत 1982 के अंदर पहली बार स्टैब्लिश की गई थी, और इसके अंदर है क्या, लोक अदालत होती क्या है। देखो बहुत सारे लोकसभा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, लोकसभा नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे मैटर होते हैं, जहां पर ये मैटर का रिजोल्व जो होता है, सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं है, यहाँ पे लोअर कोर्ट वाले मैटर्स होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिनमें प्रोसीडिंग कई बार लेट हो जाती है, तो इसके लिए समय समय पर ये बोला गया कि इसके लिए क्या लगा दी जाए, लोक अदालत लगा जाए, कि जिनको छोटा मोटा ग्रीवियंस है वो लोक अदालत में सॉर्ट आउट हो जाए। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इसी को ही लोक अदालत का यानी पीपल्स कोर्ट की हम बात करते हैं। तो लोक अदालत क्या होते हैं, ऐसा कोई भी, जैसे जमीन से रिलेटेड हो गया, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो गया, पड़ोसियों में लड़ाई हो गई, तो वो सारे के सारे केस, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारे कोर्ट पेंडिंग हो जाते हैं, केस पेंडिंग हो जाते हैं, इसी वजह से लोक अदालत का कंसेप्ट निकल के आता है। लोक अदालत को जो सिटिंग होती है वो जनरली किससे होती है, रिटायर्ड जजेस से होती है। किससे होगी बेसिकली बेटा, रिटायर्ड जजेस जो होते हैं वो इनके चेयरमैन की तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर यूजुअली लॉयर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, और यहाँ पर कोई भी कोर्ट फीस नहीं होती, क्लियर है। यहाँ पर जो भी केस होते हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी कोर्ट के अंदर फाइस किया हुआ अगर है, तो उनको वो पैसा अगर लोक अदालत में सॉल्यूशन हो गया तो उस पैसे को वापस कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है, अगर सेटल हो जाती है लोक अदालत के द्वारा। लोक अदालत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, आसानी से मनी के क्लेम को, बताया तुम्हें मॉनेटरी ज्यादातर होती है ये, कि मॉनेटरी क्लेम को देने के लिए, मॉनेटरी क्लेम जितना भी है, जैसे कि डिस्प्यूट किस तरह के होते हैं, जैसे कि पार्टीशन, अगर घर के अंदर बंटवारा होना उससे रिलेटेड हो गया है, डैमेजेस हो गया है, कोई मैट्रिमोनियल, अगर शादी से रिलेटेड कोई केसेस हैं तो जनरली कहाँ भेजा जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ भेजे जाएंगे, कोर्ट में ना करके सीधे सीधे कहाँ हो गए, लोक अदालत के अंदर वो सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने का चांसेस होता है। बेसिकली लोक अदालत एक तरीके से पब्लिक लिटिगेशन या लोगों की जो छोटी छोटी याचिकाएं होती है उसके लिए बूम का काम करती है, जिससे कि आसानी से कम कॉस्ट में आकर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर दिया जाता है। लोक अदालत को यहाँ पर सिविल कोर्ट का दर्जा दिया जाता है, और लोक अदालत का जो डिसीजन होता है, बेटा याद रखना ये सेंटेंस आता है, लोक अदालत का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, यानी उन्होंने जो डिसीजन दे दिया अब वो बाइंडिंग है, दोनों पार्टी को उन्हें मानना पड़ेगा। उसके बाद है एंड नो अपील लाइज टू एनी कोर्ट अगेंस्ट इट्स अवार्ड। उन्होंने जो डिसीजन दे दिया अब दोबारा से किसी कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, दूसरे केस के लिए जा सकता है, उस केस के लिए नहीं जाया जा सकता। अगर लोग, क्यों, क्योंकि लोक अदालत में कौन बैठे ऑलरेडी, रिटायर्ड जजेस बैठे हुए, तो जजेस ने दिया है ना मुकदमे का फैसला जो दिया। उसके बाद है सेकंड आ जाएगा, तो ये सारा, ये यहाँ पर हमने लोक अदालत का ले लिया, लेकिन वापस आ जाते हैं यूनियन और सेंटर के, स्टेट के रिलेशन, ये बीच में अननेसेसरी डाल दिया। यहाँ पर हमने लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप कर लिए थे, है ना, गलती से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, इसे हटवा देंगे अलग। यहाँ पर लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करिए। दूसरा आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। स्टेट को यहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है कि दोनों के बीच में कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो बनाया जाए, जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो किसके बीच में रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो एक बैलेंसिंग पावर रहनी चाहिए। पार्लियामेंट, या यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लाइंग विद द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इम्पेयर्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल नंबर 256-57 कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट जो है आपकी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नेसेसरी डायरेक्शन या पॉलिसीज को दे सकती है किसी भी स्टेट के लिए, अगर यहाँ पर जो भी डायरेक्शन किसको दिए जा सकते हैं, स्टेट के लिए। मींस अगर सपोज करो कि आपके कॉलेज की एक प्रिंसिपल है, क्या वो क्लास के अंदर अगर टीचर से चीजें मेंटेन नहीं हो रही तो उसका एडमिन कर सकती है, नहीं कर सकती है? बस सेम यही चीज बताइए। क्या कह रहे हैं कि अगर स्टेट के अंदर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें हैं, तो वहां पर सेंटर उसके लिए लॉ बना सकती है। उसके बाद जितने भी डिस्प्यूट सेंटर से रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है या किसी भी सेंटर से रिलेटेड है, तो वो सारे के सारे सेंटर डिस्प्यूट को शांत कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 262 के तहत। नेक्स्ट आ जाएगा फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल क्या है, पैसे का बंटवारा, किसके बीच में, सेंटर स्टेट। कैसे, आपके 28 राज्य, इसको ना थोड़ा सा समझ ले क्या होगा इसमें। सीधा है, सपोज करो कि हमने बोला कि भारत के अंदर जितना भी है, जो भी पैसा देना, जो हमें पैसा आ रहा है, सपोज करो 28 स्टेट है, उन 28 स्टेट को मिलाकर ही तो यूनियन बन रहा है।
अब स्टेट से जो पैसा लिया जा रहा है, वो टैक्स जो लिया जाता है वो दो लिए यहाँ पर लिए जाएंगे। क्या यहाँ पर एक तो सेंटर टैक्स इकट्ठा करती है, एक स्टेट करती है। जो स्टेट करती है उसकी तो बात ही नहीं हो रही। सेंटर जो टैक्स ले रही है वो किससे ले रही है? स्टेट से ले रही है। और इसी पैसे को जो सेंटर ने दिया उसी को बजट के रूप में दिया जाता है पैसा, है ना। मेन सोर्स ऑफ इनकम इज। तो यहाँ पे डिस्प्यूट क्या होता है कि एक स्टेट सेंटर से कह रहा है कि तुमने हमें कम दिया, उसे ज्यादा दिया है, हमारे साथ पार्शियलिटी की है। तो फाइनेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्ट आ जाता है 268 और 293 के अंदर। ये ज्यादातर डिस्प्यूट कहाँ आता है? चाहे वो पॉपुलेशन को लेके कर दो, डेवलपमेंट को लेके कर दो, और अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो ये चांसेस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी है, दैट स्टेट्स आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। सेंटर के पास जो पैसा आया है वो किसको देंगे? भाई बजट में ये होता है ना, हर स्टेट को पैसा दिया जाएगा। तो दैट द मनी हैज बीन गिवन, द स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। बट ये जो होते हैं, जो रिसोर्सेज, जो इनकम होती है वो बहुत ज्यादा एडुकेट नहीं होती है। गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अगर पैसा उनके पास नहीं है तो वो बाहर से बोरो कर सकते हैं, स्टेट नहीं ले सकते। बाहर की कंट्री से ले सकते हैं, आरबीआई से ले सकते हैं, आपके वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो इनके पास बोरोइंग की पावर होती है, लेकिन साथ ही साथ इनके पास, जबकि स्टेट के पास क्या होती है? लिमिटेशंस होती है। स्टेट बाहर से पैसे बिना गवर्नमेंट के, बिना यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूछे बिना नहीं ले सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में? ये फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट आ जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल। बेटा आपसे आर्टिकल नहीं पूछा जाता, इसमें मेनली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंटर स्टेट काउंसिल का हेड कौन होता है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? क्वेश्चन यही आता है मेनली। अब इंटर स्टेट काउंसिल है क्या? देखो, इंटर का मतलब है इन, और स्टेट मतलब सारे स्टेट। 28 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। वो डिस्प्यूट कहां पर सोल्ड आउट होंगे? तो उसके लिए काउंसिल बनाई जाएगी, परिषद बनाई जाएगी, उसी को इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। इसका चेयरमैन कौन होगा? यहाँ पर पीएम होगा। जितने भी सारे स्टेट्स हैं इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर कौन कौन आ जाएगा? ये आ जाएंगे। इसके अंदर आएगा क्या? पीएम इसके चेयरमैन होगा, मेंबर कौन होगा? सारे के सारे सीएम। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये कब बनाई गई है? आर्टिकल 263 की तरह, 263 का इस्तेमाल करके ये 1990 के अंदर बनाई गई है। किसकी कमीशन की सिफारिशों पर बनाई गई है? सरकारिया कमीशन। मैंने तुम्हें बताया था सरकारिया कमीशन, राजमन्नार आयोग और पुंछी आयोग। याद रखना ये 3 आयोग हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से हैं। तो सरकारिया आयोग ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जोनल काउंसिल। जोनल क्या होता है? देखो, इंटर स्टेट तो ले लिया, 28 के 28 राज्य है। जोनल काउंसिल का मतलब क्या होता है? पूरा जो देश होता है वो जोन में बटा हुआ था। जोन कैसे है? आपका सेंट्रल जोन हो गया, आपका ईस्ट जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया और साउथ जोन हो गया। इसके अलावा एक और जोन आता है छठा आपका, जो आता है नॉर्थ ईस्ट जोन। क्लियर है? इसके अंदर जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं इनकी अलग अलग काउंसिल होगी। कह रहे हैं नदर्न स्टेट को अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो केवल नॉर्थ वालों को बुला लें, सेंटर वालों के कोई डिस्प्यूट है तो सेंटर वालों को बुला लें, ईस्ट वालों के तो ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट वालों का डिस्प्यूट है तो उसको बुला लें। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसीलिए जोनल काउंसिल होती है। जोनल काउंसिल के अंदर आपके अलग अलग स्टेट हो गए, और यहाँ पर होम मिनिस्टर, याद रखना यूनियन होम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। कौन होता है यहाँ पर? यूनियन होम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। क्या होता है? होम मिनिस्टर। और यहाँ पर जो इसके डेप्यूटी आ जाते हैं वो कौन होते हैं? रिपीटेटिव में कौन होंगे? यहाँ पे सीएम, है ना। जो इनके डेप्यूटी होंगे वो कहेंगे रोटेशन बेस पे सीएम आएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा नॉर्थ जोन काउंसिल के अंदर कौन कौन से स्टेट्स है? बेसिकली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली। क्लियर हुआ? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। सेंट्रल काउंसिल के अंदर उत्तर प्रदेश, नीचे वाले ले लो, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, झारखंड आ गया। अब तुम ये समझ लो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, बस ये 4 ले लो सेंट्रल में। ऊपर वाले किसके बच गए? सारे के सारे नॉर्थ वाले। नीचे वाले किसके बच गए? सारे साउथ वाले। इधर वाले किसके बच गए? सारे के सारे वेस्ट वाले। कंसेप्ट क्लियर? और नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर आते हैं। नेक्स्ट आएगा वेस्टर्न जोन के अंदर आ जाएगा आपका कौन से वाला? वेस्ट वाला, यहाँ तक का, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। तो यहाँ तक नीचे कहाँ तक आता है? गोवा तक आता है केवल। गोवा से ऊपर वाले सारे वेस्टर्न में, दादर नगर हवेली, दमन दीव आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा साउथ के अंदर सारे आ गए आपके, आंध्रा आ गया, तमिलनाडु आ गया, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी आ गया। उड़ीसा से ऊपर वाले कहाँ किसके आ गए? यहाँ पे ईस्टर्न वाले आ गए। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले में आ जाएंगे 7 सिस्टर्स आ जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सारा क्लियरिटी है? उसके बाद आ जाएगा पंची कमीशन। बताया था मैंने तुम्हें किस सेंटर स्टेट रिलेशन 2007 के अंदर बनाया था, एमएम पंची की अध्यक्षता में ये बना हुआ था। और इस कमीशन ने क्या बोला? इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? इनकी रिकमेंडेशन थी कि कोई भी जो ट्रबल वाले एरिया हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रबल निकलती है,
उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनने चाहिए वो इजी, देयर शुड बी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 355 और 356। 356 क्या है, इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये दोनों इमरजेंसी से रिलेटेड है, प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं इनके अंदर चेंज होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर सेंटर को इनेबल कराया जाए कि वो कुछ ऐसे एरिया के लिए रूल रेगुलेशन बना सके जो थोड़े से पीरियड, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसको दे देना चाहिए, सेंटर को दे देना चाहिए। दूसरा, इंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर इन्होंने स्टैब्लिश किया था, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एन इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी स्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे पूछा जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल को कौन बनाता है, तो बनेगा प्रेसिडेंट के बिना तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। पंचायत राज सिस्टम, अब यहाँ पर आ जाता है, इसको हम शॉर्ट में जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं PRI, ठीक है। ये बिल्कुल जो पार्ट है ना वो अभी तक जो हुआ है वो हुआ था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये आ जाएगा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आ जाता है, पंचायत आ जाएगा, इसके साथ साथ आ जाएगा आपका म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायतों का गठन कैसे होता है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला आ गया कि पंचायत होती है, क्या है पंचायत बेटा, जो आपके गाँव होते हैं बेसिकली, है ना, उन गाँव के लिए क्या होता है, पंचायतों का सिस्टम होता है। जैसे आपके नगर हो गए उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम है। होता क्या है पंचायत की, जो आपके गांव का डेवलपमेंट करना है, इसके लिए पंचायतों का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। रिपोर्ट किसकी आई थी, बेसिकली रिपोर्ट दी हुई है बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पहला टीयर क्या है, विलेज लेवल, दूसरा लेवल इंटरमीडिएट और तीसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है, 1986 के अंदर LM सिंघवी कमेटी आती है, जो यहाँ पर बात करती है, जो आपकी अशोक मेहता कमेटी है वो एग्जामिन करेगी कि किस तरीके से पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथ मिल रही है। LM सिंघवी कमेटी यहाँ पर रिकमेंड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देगी किसको, लोकल बॉडीज को। हम बात करेंगे यहाँ पर 3 टायर सिस्टम की बात करेंगे कि बलवंत राय मेहता ने जो 3 टायर सिस्टम दिया है वो 3 टायर सिस्टम बेसिकली है क्या, समझ में आया हम क्या बात कर रहे हैं, 3 टायर सिस्टम है क्या। 3 टायर सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया था वो पंचायती राज सिस्टम के अंदर अडॉप्ट किया गया था। और क्यों किया गया था, ये था कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं जिससे कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी आ सके। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है गांव देहात में, देखो जब आप सेंट्रल लेवल के लिए कानून बना रहे हो तो सबके लिए बना रहे हो, जब आप स्टेट लेवल के लिए बना रहे हो तो किस स्टेट के लिए बना रहे हो, लेकिन क्या जो छोटा तबका होता है क्या उसको वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी बनाई है उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यही देखा जाता है। यही बेनिफिट जो होता है वो 3 टायर सिस्टम या पंचायतों के द्वारा दिया जाने लगा, जिसके अंदर सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत होती है, जिसके अंदर पंचायती राज सिस्टम को पहली बार अडॉप्ट किया गया 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म होता है और गांधी जी यहाँ पर हमेशा से चाहते थे कि गाँव का उदय हो, इसलिए इसको 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर को ये लिया गया था। इसके अंदर 3 टायर हमने बताए थे, जिसके अंदर पहला टायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा विलेज पंचायत, दूसरा आ जाएगा आपका ब्लॉक पंचायत आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा जिला परिषद। अब इसके अंदर आ जाता है कि इसका गठन कैसे होता है। विलेज पंचायत के अंदर क्या होगा, विलेज पंचायत के अंदर 5 से 31 यहाँ पर मेंबर होते हैं, जिसके अंदर SC ST और विमेन का रिजर्वेशन होता है सीट का। सीट के रिजर्वेशन का मतलब ये होता है इन सीटों पे जो SC की सीट है उस पे SC आएगा, ST की सीट पे ST आएगा और विमेन की सीट पे विमेन ही अपॉइंट हो सकती है, इलेक्ट होगी। यहाँ पर चेयरमैन जो होता है उसको सरपंच के द्वारा, चेयरमैन या सरपंच जो होता है वो इलेक्टेड किया जाता है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। जनरली क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा के अंदर जितने भी पंचायत के अडल्ट मेंबर यानी 18 साल से ऊपर के होते हैं वो सब मेंबर होते हैं, और इसकी सुपरवाइजरी को, इसको पंचायत की सुपरवाइजरी को ये सारा का सारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा ब्लॉक या फिर पंचायत समिति। ब्लॉक के अंदर 20 से, अब क्या हुआ, गांव तो एक हो गया, उस गांव की पंचायत करती है। अब क्या होता है 2-2 3 कई गांव की जनसंख्या के आधार पर क्या बनाई जाती है, पंचायत बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ब्लॉक या पंचायत समिति की अगर बात करेंगे तो उसमें 20 से लेके 60 विलेजेस कंपोजाइट होते हैं, और ये जो पंचायत होते हैं इसके इलेक्टेड मेंबर जो विलेज पंचायत के होते हैं इसे पंचायत समिति कहा जाता है। प्रधान इसका हेड होता है या चेयरमैन, पंचायत या तो इसका समिति का जो हेड होगा वो या तो प्रधान होगा या कहलाएगा चेयरमैन। जो स्टेट की पॉपुलेशन होती है वो 20 लाख पर होती है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूट इट इज नॉट 20 लाख नीड कॉन्स्टिट्यूट अ ब्लॉक पंचायत, इसको ब्लॉक पंचायत। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर किसी की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहां पर आपको ब्लॉक समिति नहीं बनाने की इजाजत होती है। यानी कि आपके जो 20 से 60 आए हैं ना, आपके जो विलेजेस आए हैं उनकी जनसंख्या एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 20 लाख की, तो क्या बनेगी आपकी
ब्लॉक पंचायत बनेगी। नेक्स्ट आ जाएगा जिला पंचायत, और इसके हेड को बोला जाता है चेयरमैन। चेयरमैन क्या होता है, इसी के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमने क्या बोला पहले, गांव लेवल पे बोला, फिर हमने गांव को इकट्ठा करके ब्लॉक लेवल कर दिया, और फिर ब्लॉक को इकट्ठा करके हमने जिला लेवल बोल दिया। समझ में आ गया। जिला परिषद के अंदर ये जो इलेक्टेड होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18 साल से ऊपर के लोग जो होते हैं वोट करते हैं और 5 साल के लिए चुने जाते हैं। चेयरमैन जो होता है वो अपने ही जितने मेंबर चुन के आते हैं उनमें से चुना जाता है बेसिकली। उसके बाद आ जाएगा आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन होगा 1992 के अंदर, जहां पर ये बात करेंगे किसके बारे में, कि यहाँ पर पार्ट 9 के अंदर पंचायत को जब जोड़ा गया था तो उसके अंदर क्या क्या लिया गया था। ये बोला गया पंचायत का जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा। सीट जो होगी कंपलसरी रिजर्व होगी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और विमेन के लिए सीट रिजर्व होगी। सीट टू बी रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा कर सकती है। देयर इज प्रोविजन फॉर द स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहाँ पर जो इनका इलेक्शन करवाता है वो कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो पैसे की इंतजाम करेगा वो करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसको लुक आफ्टर करने का काम कौन करेगा, फाइनेंशियल को करेगा। और यहाँ पर स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है आपका, यही सारा का सारा चेक करेगा कि गांव का काम कैसे होगा, गांव को पैसे कहीं से कहां से मिलेंगे। 1/3 जो सीट होंगी वो विमेन के लिए होंगी, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आता है बेसिकली। पहला तो आता है कि पंचायतों के गठन का कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 73वां। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको कंडक्ट किया जाएगा। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके क्या करवाएंगे, इलेक्शन कराएंगे, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इसके फाइनेंस देखेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके इलेक्शन देखेगा। उसके बाद आ जाएगा, ये हो गया पंचायत से रिलेटेड। पंचायत में 99% जो क्वेश्चन आता है वो आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। नेक्स्ट आ जाएगा म्युनिसिपैलिटी। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG तक आएगा बेसिकली। ZG क्या होता है, देखो Z तक आ गए, फिर Z के बाद ABCDEF ऐसे शुरू हो जाएगा। जैसे 243P Q, 243Q, 243R ऐसे आ जाएगा Z तक। फिर Z के बाद ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZE, ZF, ZG ऐसे आ जाएगा 243 के साथ। यहाँ पर बात करें कौन, इसके अंदर क्या बात कर रहा है, ये कह रहे हैं जो भी अर्बन एरिया, जैसे गाँव को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, पंचायत से चाहिए, इसी तरीके से नगरों को डेवलप करने के लिए, टाउन को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, म्युनिसिपैलिटी चाहिए। पार्ट जोड़ा गया था 9A के अंदर थ्रू द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी देता है नगर पंचायत के लिए, उस एरिया के लिए जो रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, रूरल एरिया है नाउ, उसमें अर्बन एमिनिटीज, अर्बन सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं, तो इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, इसी जगह को हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन एरिया, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। और इनके डेवलपमेंट का काम किसके पास होता है, म्युनिसिपैलिटी का। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 3 तरह की म्युनिसिपैलिटी देता है। नगर पंचायत किसके लिए, जो रूरल से अर्बन जा रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मॉलर अर्बन एरिया होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक लार्जर। म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे बड़ा जो होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। कंसेप्ट क्लियर। 3 टायर कौन कौन से हो गए इसमें, यहाँ पे सबसे पहले नगर पंचायत, दूसरा हो गया म्युनिसिपल काउंसिल एंड देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। क्लियर जी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ही म्युनिसिपैलिटी के जो लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं वो डिसाइड करते हैं। वार्ड की अपनी अपनी कमेटी होती है। तुमने देखा होगा कि जो टाउन होते हैं उसमें वार्ड्स होते हैं, वार्ड में डिवाइडेड होते हैं, तो वार्ड का सारा काम जो है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा देखा जाता है। वार्ड जो डिसाइड होते हैं वो पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर, एक वार्ड के अंदर 3 लाख और 3 लाख से ज्यादा मेंबर होने चाहिए। सीट शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 1/3 सीट जो है वो विमेन के लिए होनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो पावर होता है वो होता है टैक्स को लगाना हो गया, ड्यूटीज देना हो गया, टोल्स हो गया, फीस हो गया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे रिव्यू कर सकता है कि म्युनिसिपैलिटी के पास, जैसे फाइनेंस कमीशन वहां कर रहा था ना, ऐसे स्टेट का फाइनेंस कमीशन किसको देखेगा, पंचायत को देखेगा और म्युनिसिपैलिटी को देखेगा। इसी तरीके से आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो आपके पंचायत के इलेक्शन को देखेगा और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को देखेगा। क्लियर जी। उसके बाद आ जाएगा आपका आर्टिकल 243 ZG, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। यहाँ पर बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड प्लान बनाती है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे डेवलप करना है। आर्टिकल 243 ZE, मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, महानगरों को, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मद्रास, इस तरह से महानगरों के लिए कमेटी बनाती है कि आखिर किस तरीके से इन महानगरों का डेवलपमेंट किया जाए और दूसरी जगह से इनको कैसे कनेक्ट किया जाए, ये सब प्लानिंग करती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। इतना क्लियर हुआ। 2 चीजें हमने इसमें करी है। पहली चीज क्या करी थी इसमें, पंचायत। कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां, 73rd। फिर किया हमने म्युनिसिपैलिटी, कौन सा किया हमने, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्लियर जी। पहले चीज ये।
अब यहाँ पर अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत के अंदर पहली जो कमेटी है उसने कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी पे ये बने थे। उसके बाद आपकी अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, पंचायत से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तीसरी चीज जो आ जाती है वो आती है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके अंदर जो 3 टायर है, पहला क्या था, नगर पंचायत, पहला क्या था, नगर पंचायत, उसके बाद क्या था, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको जो है वो आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए प्रज्ञा इस अकेडमी के साथ।